लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, सेक्शन 2 की टर्मिनोलॉजीज की क्या मीनिंग है एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंसेस है। हाय, मैं हूं दिव्या एंड वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। तो शुरू करें। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट क्या है ये तो हमने पढ़ ही लिया कि सेक्शन 2 ये बोलता है कि अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस बिटवीन पार्टीज इज एन एग्रीमेंट, कि जो प्रॉमिसेस दो पार्टीज आपस में डिसाइड करती है वो एग्रीमेंट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जो लीगली हम एनफोर्स कर सकते वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। तो अब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। अब एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए? ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कि एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है उस ऑफर को। ऑफर को हम प्रपोजल भी कहते हैं। जब ये दो चीजें होगी तब एग्रीमेंट बन जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? कि एग्रीमेंट के साथ साथ लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी होनी चाहिए, कि वो एग्रीमेंट जो लीगली हम एनफोर्स कर सके उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अब एग्रीमेंट का स्कोप क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें लीगल एंड नॉन लीगल एग्रीमेंट्स दोनों ही आते हैं। नॉन लीगल एग्रीमेंट्स कौन से हैं? हमारे सोशल एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। अब सोशल एग्रीमेंट हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो कि हम आज शाम को मूवी देखने चलेंगे, तो ये क्या हुआ? सोशल एग्रीमेंट हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप थोड़ा नैरो होता है, वो एग्रीमेंट से छोटा होता है, ठीक है, और इसमें सिर्फ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसके क्या क्या लीगल एलिमेंट्स होने चाहिए? कि इंटेंशन होना चाहिए कि आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों पार्टीज के, फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का, एंड उसमें एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी चीज रिक्वायरमेंट नहीं है एक एग्रीमेंट होने के लिए। एन एग्रीमेंट डज नॉट रिक्वायर लीगल एनफोर्सिबिलिटी एंड इट कैन इंक्लूड सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो अब एग्रीमेंट कौन से है? मान लो कि आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया कि आज तुम शाम को मेरे घर पे डिनर करना, तो ये आपने ऑफर किया, तो आपके फ्रेंड ने फिर एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आज तुम्हारे घर पे डिनर करूंगा, तो ये आपकी तरफ से हो गया ऑफर और आपके फ्रेंड की तरफ से हो गया एक्सेप्टेंस। तो दिस इज एन एग्रीमेंट। दूसरा, मान लो कि आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि तुम मुझे क्या 2 घंटे के लिए अपना बाइक दे सकते हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम अब मेरा बाइक 2 घंटे के लिए ले जाओ, तो ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गया। सो दिस इज एन एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कि अगर मान लो कि आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि तुम अपनी बाइक मुझे बेच दो, तो आपने कहा ठीक है मैं अपनी बाइक तुम्हें बेच देता हूँ, तुम मुझे 2 लाख रुपीज दो। सो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब कंसिडरेशन आ जाता है 2 लाख का। जब आप एग्रीमेंट कर रहे थे तब वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं था, आप उसको सिर्फ 2 घंटे के लिए अपना बाइक दे रहे थे, उसमें कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं था। लेकिन जब आप बेच रहे हो तब उसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन आ गया कि आपका फ्रेंड आपको 2 लाख रुपए देगा एंड इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है कि आपने एग्री किया कि ठीक है मैं सेल करूंगा और उसके बदले में आपका फ्रेंड आपको 2 लाख रुपए देगा। तो ये जो है ये एक एग्रीमेंट होता है एंड प्लस दिस एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, कितने घंटे आपको काम करना, आपकी लीव पॉलिसीज क्या होगी, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये जितने भी क्लॉजेस हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, क्योंकि आप इसमें साइन करते हो, तो आप अपना सर्विस देते हो और उसके बदले में कंपनी आपको सैलरी देती है। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बात आई समझ में कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप अच्छे से समझना। सेक्शन 2G क्या बोलता है? वॉइड एग्रीमेंट क्या है? एन एग्रीमेंट that is not enforceable by law from the beginning। इसको याद रखना, from the beginning। from the beginning को हम बोल सकते हैं void ab initio, जो शुरू से ही void है। void agreement कभी एग्रीमेंट होता ही नहीं है, ये शुरू से ही एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट
नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये है सेक्शन 2I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसका मतलब है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो है और ये एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होता है जब एक पार्टी के पास में ऑप्शन है कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सके, लेकिन दूसरे पार्टी के पास में वो ऑप्शन नहीं है। अब मान लो कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जब आपके फ्रेंड ने आपको प्रेशर किया कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। तो आपने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो आप एक अनड्यू इन्फ्लुएंस में थे, आपने एक प्रेशर में साइन किया था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपके पास में अब ऑप्शन है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो कंटिन्यू कर लो या फिर आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो कि नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता हूँ, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन इसको वॉइड डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ आपके पास ही ऑप्शन है, आपके फ्रेंड के पास में ऑप्शन नहीं है। हमेशा जो एग्रीव पार्टी होती है उसी के पास में ही वॉइड डिक्लेयर करने के लिए ऑप्शन होता है। अब वॉइड एग्रीमेंट का लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्या है? ये क्योंकि शुरू से ही नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो फिर ये कोई भी पार्टी इसको एनफोर्स नहीं कर सकती है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। तो एग्रीव पार्टी इसमें कौन है? आप हो, क्योंकि आप पे दबाव डाला गया। If the aggrieved party chooses to void the contract, it becomes unenforceable. जब आप चूज करोगे जो एग्रीव पार्टी है कि मुझे इसको void करना है कॉन्ट्रैक्ट को, तब उस मोमेंट से ये अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब void एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या है? इट इज इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये शुरू से ही इनवैलिड है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड एंड बाइंडिंग होगा जब तक एग्रीव पार्टी इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर देती, ठीक है। तो अब पार्टीज की राइट्स क्या होगी वॉइड एग्रीमेंट में? अब क्योंकि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं तो इसमें कोई लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज ही नहीं होते। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इसमें लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तब तक रहेंगे जब तक एग्रीव पार्टी इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर देता, ठीक है। अब वॉइड एग्रीमेंट का एग्जांपल क्या होगा कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इलीगल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन इंक्लूड किया गया है वो वॉइड एग्रीमेंट है। जैसे माइनर्स एग्रीमेंट। अब माइनर्स एग्रीमेंट हमने कहाँ पढ़ा था? टॉट की क्लास में। उसका लिंक ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब वॉइड एग्रीमेंट, मान लो कि आपने किसी माइनर के साथ में जो 10 ईयर्स का है उसके साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अपन दोनों मिलके एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है जिसमें माइनर इंक्लूड होता है ये हो जाता है वॉइड एग्रीमेंट। अ माइनर्स एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो कि आपने अपने फ्रेंड के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया है कि जिसमें आप बोलते हो कि हम दोनों एक शॉप खोलेंगे और उसमें हम सारा माल चोरी का ही बेचेंगे। हम पहले चोरी करके आएंगे, फिर वो जो सामान होंगे हम उसको अपने शॉप में बेचेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आता है? इलीगल ऑब्जेक्ट्स। आप इलीगल ऑब्जेक्ट अपने शॉप में बेचने का एग्रीमेंट बना रहे हो, सो दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कोई भी एग्रीमेंट जो आप किसी के दबाव में, यू आर मेकिंग इट अंडर कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, और एक चीज आप यहाँ पर लिख लो, मिस्टेक, या गलती से आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर दी है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर दैट इज वैलिड फॉर द एडल्ट पार्टी बट वॉइडेबल एट द माइनर्स ऑप्शन। इसका मतलब है कि आप जब माइनर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो आपके लिए तो वैलिड है लेकिन उस माइनर के लिए वॉइडेबल है। अब मान लो कि आपने एक 12 साल के बच्चे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो बच्चा अब हो गया है 18+ ईयर्स। तो उस मोमेंट में जब वो बच्चा मेजर हो जाता है तो आपके लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। जब वो मेजर हो जाता है तो उस बच्चे के पास में ऑप्शन है कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सके, ठीक है। वैसे ही अब मान लो ए एंड बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें ए अपना लैंड बी को बेचेगा और उसके बदले में बी 10 लाख रुपीस ए को दे देगा, ठीक है। अब बी ने दे दिया 10 लाख रुपीस ए को, तो बाद में पता चलता है कि ए की तो ये लैंड है ही नहीं, ये लैंड है एक्चुअली सी की। तो यहाँ पे बी के साथ में क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। तो अब यहाँ पे बी के पास में ऑप्शन आ जाता है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? ये तो हमें पता ही है दैट इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ अंडर सेक्शन 2G। अब इलीगल एग्रीमेंट क्या है?
इलीगल एग्रीमेंट सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है एन एग्रीमेंट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड इन्वॉल्व्स इलीगल एक्टिविटीज। वो एग्रीमेंट जो लॉ प्रोहिबिट करता है, अलाउ नहीं करता है और इसमें इलीगल एक्टिविटी इंक्लूड की गई है। ठीक है, अब मान लो ए और बी डिसाइड करते हैं कि वो सी के घर में जाके डकैती करेंगे, तो ये क्या हो गया, इसमें डकैती करना क्या हो गया, इलीगल एक्टिविटी। तो ये जो एग्रीमेंट बना है ना, ये हो जाता है इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है, ये शुरू से ही वॉइड होता है, इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होती है। और इलीगल एग्रीमेंट क्या है, इट इज इलीगल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और अगर आपने इलीगल एग्रीमेंट बनाया तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी अंडर लॉ। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल हो, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल होगा कोई ना कोई कारण के वजह से। जैसे कि माइनस एग्रीमेंट है ना, उसमें आप हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन सब कुछ लॉफुल ही है, उसमें आप कोई इलीगल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो अनएनफोर्सेबल ही होगा एंड इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हमेशा अनलॉफुल ही होता है, जो इसको वॉइड एंड इलीगल बनाता है। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट के कोई लीगल कंसिक्वेंसेस नहीं है, इसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, इसके आपको लीगल कंसिक्वेंसेस पे करने होंगे, आपको या तो पनिशमेंट मिलेगी या पेनल्टी मिल सकती है या फिर दोनों ही मिल सकती है, जितने भी पार्टीज उस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट के एग्जांपल्स क्या है, माइनस एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एग्रीमेंट। मतलब कि मान लो आपने और अपने फ्रेंड के बीच में एक आपने एग्रीमेंट तो बना ली कि हम दोनों मिलकर शॉप खोलते, लेकिन उस एग्रीमेंट में आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया कि कौन क्या काम करेगा, कौन कितना फाइनेंस उसमें डाल रहा है, उस एग्रीमेंट में कुछ मेंशन ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अंडर सेक्शन 25। और इलीगल एग्रीमेंट क्या हो गया कि कोई भी एग्रीमेंट जिसमें मेंशन किया गया है कि हम कोई क्राइम करेंगे, तो वो इलीगल एग्रीमेंट हो जाता है। अब मान लो ए और बी डिसाइड करते हैं, ये एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि ये ट्रेडिंग करेंगे ओपियम में, तो ओपियम की ट्रेडिंग क्या हो जाती है इंडिया में, इलीगल। तो ये एग्रीमेंट क्या होगा फिर ए एंड बी के बीच में, इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट का जो स्कोप है ये बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सारे एग्रीमेंट्स इंक्लूड होंगे जो लॉ से एनफोर्स नहीं किए जा सकते। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट का स्कोप नैरो हो जाता है, इसमें वही एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें इलीगल एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है, ये वो एग्रीमेंट है जो शुरू से ही नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होती है और इसके कोई लीगल कंसिक्वेंसेस नहीं होती है, इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है ये जैसे ये एग्रीमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इलीगल एग्रीमेंट क्या है, इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड इट इन्वॉल्व्स इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है, सो आई होप आपको इन तीनों की डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस फॉर एनी इंक्वायरीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।